स्टार्ट करते हैं। आज हमारी चौथी क्लास है एसी एंड डीसी वाइंडिंग की। वैसे तो काफ़ी सारी क्लासेस हो गई, बट एसी और डीसी वाइंडिंग की अगर चैप्टर्स की बात करें तो आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। और अभी तो देखिए जल्दी जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है, तो एक दिन और लगेगा हमें एसी और डीसी वाइंडिंग को ख़त्म करने में। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, देख लेते हैं एक दो बच्चे आ जाएं। आज की वीडियो में हमें पढ़ाई करनी है किस चीज़ की? आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट। आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट किसी नई अथवा पुरानी मशीन में किस प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो आपको पता है अभी तक हम डीसी मशीन की बात करें, ठीक है, एसी मशीन में नहीं आए हैं, डीसी मशीन की बात कर रहे थे हम लोग। तो डीसी मशीन में वाइंडिंग में देखिए किस तरह के फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं और उन फॉल्टों को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले चीज, गुड मॉर्निंग पवन डाक। डीसी मशीन में मेन चीज क्या है जहां पे हम वाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आर्मेचर। तो हम जो फॉल्ट की बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट, यानी कि जो हमारा आर्मेचर है और उस आर्मेचर के अंदर जो हमारी वाइंडिंग है उसके अंदर जो उत्पन्न फॉल्ट है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट की हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। उन पॉइंट्स में सबसे पहले आता है, देखिए कि कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। तो चार तरह के फॉल्ट होते हैं: शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट, अर्थ फॉल्ट और कॉइल का विपरीत दिशा में लगा देना, यानी कि कॉइल के कनेक्शन को उल्टे कर देना। ये चार तरह के बेसिक फॉल्ट होते हैं। अब हम इसी में सबसे पहला फॉल्ट कौन सा देखेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इन्हीं फॉल्ट्स के अंदर अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलिए, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है और किस तरह से काम करता है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग चंद्रकला जी, गुड मॉर्निंग लखन, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है। चलें, सो अब हम लोगों को बात करना है कि क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे इन्हें पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में देखनी है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपको पता होगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लेकिन यहाँ कुछ एक दो पॉइंट और देखेंगे कि जिस वजह से मशीन के अंदर, जो हमारी मशीन है चलती हुई मशीन, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारी जो मशीन है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किस वजह से और कैसे डेवलप होता है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। हमारी जो मशीन है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किस तरीके से पैदा होता है। चलिए एक बार थोड़ा सा कैमरा एंगल को मैं सेट कर लेता हूं। चलिए, वेरी गुड, सेट हो चुका है सब कुछ। अभी देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आर्मेचर की किसी दिशा में लीड, अब देखिए आर्मेचर में बहुत सारी साइड होती हैं। अब उस आर्मेचर के अंदर, तो मैं एक साइड में पहले से एक आर्मेचर बना देता हूं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर है मान लो, और फिर कम्यूटेटर के पास शाफ्ट निकली हुई है, और ये यहाँ पे इसकी बैक साइड की शाफ्ट है। तो ये कम्यूटेटर है। अब कम्यूटेटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, खांचे होते हैं। खांचों को क्या कहा जाता है? स्लॉट। अभी तक तो आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। तो ये जितने भी खांचे इस कम्यूटेटर स्लॉट के ऊपर आते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर टच करते हैं। जितने भी खांचों में जितनी वाइंडिंग है वो सभी इस कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करती है। तो आर्मेचर की किसी भी कॉइल की लीड अथवा इससे संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट, ध्यान देंगे, गुड मॉर्निंग पंकज, आर्मेचर की किसी भी लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट। अब कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है? तो ये जो कम्यूटेटर दिख रहा है इसके अंदर ये जो धारियां दिख रही है ना, ये एक एक सेगमेंट है। अब ये पूरा गोल होता है तो इसके अंदर काफी सारे सेगमेंट होते हैं। तो किसी भी लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट के आपस में टच होने, आपस में, अब टच कैसे होगा? वैद्युतिक रूप से टच होने पर, वैद्युतिक रूप से। अब वैद्युतिक रूप क्या होता है? मानो कि दोनों के ऊपर इंसुलेशन लगा है, पीवीसी की कोटिंग चढ़ी है, तब टच होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैद्युतिक टच कब होता है? जब दोनों के टच होने से करंट फ्लो होने लग जाए। जब दोनों के फ्लो होने से, दोनों के टच होने से करंट फ्लो होने लग जाए तो उसे, गुड मॉर्निंग लोकेश जी, राधे राधे, तो जब दोनों के टच होने से करंट फ्लो होने लग जाए उस कंडीशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो वैद्युतिक रूप से टच होने पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। तो आप समझे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कब होगा? जब या तो जो आर्मेचर वाइंडिंग में लीड है वो, या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट, कोई भी जब आपस में इलेक्ट्रिकली रूप से टच होने लगता है, संपर्क में आने लगता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उस कंडीशन को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब ये किस वजह से आता है? तो हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है
काफी सारी वजहों से आता है। सबसे मेन वजह क्या है? मशीन का ओवरलोड होना। तो अपन लिखते हैं मशीन के ओवरलोड होने पर। अब जैसे ही मशीन ओवरलोड हुई तो क्या होगा? वाइंडिंग का इंसुलेशन हट जाता है। मशीन के ओवरलोड होने पर वाइंडिंग का इंसुलेशन हटने से। अब जैसे ही मशीन ओवरलोड हुई तो अब ओवरलोड की कंडीशन में क्या होगा कि वाइंडिंग का इंसुलेशन धीरे धीरे हटने लगेगा, और जैसे ही एक बार वाइंडिंग का इंसुलेशन हट जाएगा दो वाइंडिंग का, तो वो आपस में टच हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पहला हो गया मशीन के ओवरलोड होने से। फिर कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कार्बन चूर्ण जमा होने से। अब जब कम्यूटेटर सेगमेंट या वाइंडिंग के मध्य कार्बन चूर्ण जमा हो जाएगा तो उस कार्बन चूर्ण के जमा होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि देखो जब दो ब्रश हैं, ये दो ब्रश के बीच में जब कार्बन का चूर्ण हो गया तो ये कंडक्ट करा देगा, वो कंडक्ट करा के उसे शॉर्ट सर्किट कर देता है। फिर बात करें कि नई वाइंडिंग स्थापित करते समय उचित मात्रा का इंसुलेशन इस्तेमाल ना करना। तो हम लिखते हैं सही क्वालिटी का इंसुलेशन यानी कि अचालक, सही क्वालिटी का इंसुलेशन यानी कि अचालक प्रयोग ना करने पर। तो अगर मैं सही क्वालिटी का इंसुलेशन नहीं प्रयोग करूंगा तारों के ऊपर, तो अब वो तार आपस में कहीं ना कहीं जाके टच हो जाएंगे और उन तारों के टच होने की वजह से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। तो ये एक और हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फिर नई वाइंडिंग में कम्यूटेटर की लीड को सही से ना लगाने पर भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो गुड मॉर्निंग पायल जी। तो शॉर्ट सर्किट समझ आया? देखिए मशीन को ओवरलोड करने पर वाइंडिंग का इंसुलेशन जल जाएगा। वंश गुड मॉर्निंग। मशीन को ओवरलोड करने पर वाइंडिंग का इंसुलेशन जल जाएगा, तो इंसुलेशन जलने से फॉल्ट आएगा। फिर कार्बन चूर्ण जमा होने से फॉल्ट आएगा। फिर सही क्वालिटी का इंसुलेशन प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी पिघल के हमारी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ सकता है। चलिए, तो ये हो गया आपका आर्मेचर की किसी भी लीड या कम्यूटेटर सेगमेंट के आपस में टच होने से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ओपन सर्किट। यही देख लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट भी। ओपन सर्किट फॉल्ट को भी यहीं पर देख लेते हैं कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। चलिए, तो देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, जब एक तार है, एक सिंगल तार, जब कहीं बीच में से ये अभी लगातार तार है, अब अगर ये कहीं से टूट गया, ये तार है ठीक है, अब अगर ये कहीं से टूट गया तो उस फॉल्ट को हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। तो किसी आर्मेचर कॉइल लीड अथवा संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट से विसंयोजित अवस्था में टूटे जाने पर उत्पन्न हुआ दोष। तो लिख लेते हैं किसी भी आर्मेचर कंडक्टर या कम्यूटेटर सेगमेंट के टूटने पर या विसंयोजित होने पर, या तो टूट जाए या विसंयोजित हो जाए, तो टूटने पर या विसंयोजित होने पर उत्पन्न हुआ फॉल्ट ही, उस कंडीशन में उत्पन्न हुआ फॉल्ट क्या कहलाता है? ओपन सर्किट फॉल्ट। तो ओ डॉट सी लिख देते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। अब देखो कि ओपन सर्किट फॉल्ट किन किन वजहों से हो सकता है। भाई ओपन सर्किट फॉल्ट के भी कारण बहुत सारे होंगे। तो जब मशीन को ओवरलोड कंडीशन में चलाते हैं तो तार पिघलकर टूट जाते हैं। तो लिख लेते हैं मशीन को ओवरलोड पर चलाने से कई बार तार, कौन सा तार? वाइंडिंग का तार। कौन सा? वाइंडिंग का तार। सब लोग सुन रहे हो ना? कौन सा? वाइंडिंग का तार। कई बार तार पिघल कर टूट जाता है। समझे? तो अब जब आपने वाइंडिंग कर दी आर्मेचर के अंदर, तो लेकिन कई कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका तार टूट जाएगा। तो जब आपका ओवरलोड के कारण, देखो चीजें कैसे कैसे हो सकते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए निम्न में से किस कारण की वजह से ओपन सर्किट फॉल्ट आता है। तो ये कारण दिखा आपको कहीं पे कि ओवरलोड की वजह से। तो बिल्कुल ओवरलोड की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तार पिघलकर टूट जाएंगे और ओपन सर्किट फॉल्ट आ सकता है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा है वायरिंग की ढीली फिटिंग के कारण। वायरिंग की ढीली फिटिंग के कारण, तो जो वायरिंग है और उस वायरिंग के अंदर जो ढीली फिटिंग है उसके कारण भी आपके ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। गुड मॉर्निंग शेर सिंह जी, कैसे हैं शेर सिंह जी आप? ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए जो आपने वाइंडिंग करते समय कट जाना, सोल्डरिंग करते समय अब आपको पता होगा कि भाई ये दो तार है, अब दो तार मैंने आपस में जोड़े हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें सोल्डरिंग का टांका लगा दिया, लेकिन सोल्डरिंग का टांका लगाते वक्त ये तो जुड़ गया लेकिन कहीं और से तार टूट गया, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो सोल्डरिंग करना भी एक बहुत परफेक्शन का काम है, अच्छे से आनी चाहिए। तो सोल्डरिंग करते समय भी तार टूट सकता है। तो देखिए बस ओपन सर्किट क्या होता है, तार जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। शॉर्ट सर्किट में ये दो अलग अलग तार आपस में भिड़ जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट समझ आ गई चीजें भाई। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बोर्ड से रफ कर रहा हूं, समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब इसके बाद आता है अर्थ फॉल्ट। भाई पवन मार्कर सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कमेंट करके बता दें। सर आज आपने जल्दी पढ़ाना चालू कर दिया। नहीं भाई, मैं तो एकदम 10 बजे स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी 10:10 11 मिनट हो रहे हैं। मेरे मोबाइल में मैं देखता हूँ, मेरे मोबाइल में जैसे ही 10 बज जाती है सही, 10 बजे ही मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब कई बार तो ऐसा होता है आधा एक मिनट पहले स्टार्ट कर देता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा मिनट पहले भी स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक मिनट पहले क्लास स्टार्ट होती है और उससे पहले कोई हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो यहां देखिए अब अर्थ फॉल्ट देखेंगे। अर्थ फॉल्ट क्या होता है? अर्थ फॉल्ट क्या होता है? किसी भी कम्यूटेटर सेगमेंट, अब देखो या तो कम्यूटेटर, गुड मॉर्निंग तंजल, या तो कोई कम्यूटेटर सेगमेंट या फिर वायरिंग आर्मेचर की वाइंडिंग का कोई वायर, जब बॉडी को देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये एक मशीन है, इस मशीन के अंदर मैंने वायरिंग कर रखी है, ये रीवायरिंग, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने इसके ऊपर ये वायरिंग करी तो गलती से जो तार है उसका इंसुलेशन हट गया, और उसका इंसुलेशन हटने की वजह से, गुड मॉर्निंग फीलिंग शेयर, तो उसका इंसुलेशन हटने की वजह से जो तार है ना ये बॉडी से टच होने लग गया। उस इंसुलेशन के हटने की वजह से ये जो तार है ये बॉडी से, गुड मॉर्निंग साहिल, उस बॉडी से टच होने लग गया। अब जब ये तार इस बॉडी से टच होगा तब क्या होगा भाई, इस पूरी बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो अर्थ फॉल्ट ये होता है, कभी कभी आप देखोगे आपके घरों में खंबे पे, दीवार पे या किसी मशीन में से आपको झटका लगता है टच करने पे, क्या होता है, कोई ना कोई वायर उस बॉडी से टच कर रहा है। तो उस मशीन को खोल के देखो, स्विच वगैरह को खोल के देखो, कहीं ना कहीं कोई तार निकल चुका है और वो बॉडी से टच कर रहा है, इस वजह से आपको करंट आ रहा है। क्लियर है? तो अर्थ फॉल्ट क्या होता है सबको समझ आया कि भाई जब भी कोई वायर, लाइव वायर किसी बॉडी से टच होने लग जाता है तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है, और उस करंट फ्लो होने की वजह से अर्थ फॉल्ट आता है। तो किसी भी कम्यूटेटर सेगमेंट के बॉडी से टच होने के कारण उत्पन्न हुआ फॉल्ट, तो कोई भी कम्यूटेटर सेगमेंट के टच होने की वजह से, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट अगर बॉडी से टच होता है तो उस बॉडी के टच होने की वजह से क्या होता है, एक फॉल्ट उत्पन्न होता है, और उस उत्पन्न फॉल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट को ही अर्थ फॉल्ट कहा जाता है। तो वो जो फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है आपके पास में, उसी फॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट कहा जाता है। क्या अर्थ फॉल्ट के बारे में आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि भाई अर्थ फॉल्ट होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है? अर्थ फॉल्ट होता कैसा है? अंकित जी गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, समझ आ गया सबको कि अर्थ फॉल्ट क्या होता है। अब अर्थ फॉल्ट होने के कारण क्या है, देखो वही कारण आएंगे, मशीन ओवरलोड हो गई। अब जैसे ही मशीन ओवरलोड होगी तो मशीन का इंसुलेशन हट जाएगा, और वो इंसुलेशन हट गया एक बार तो वो किसी बॉडी से वायर टच हो सकता है, और जैसे ही वो इंसुलेशन हटा हुआ वायर किसी बॉडी से टच होगा तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, है कि नहीं। फिर नई वाइंडिंग कर रहे हैं, हाई ड्रोन कॉपर कैसे किसे बोलते हैं, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो हार्ड ड्रोन कॉपर का, यानी कि सख्त एकदम, जो सख्त तांबा होता है, तांबे की पत्तियां कहेंगे, तो हार्ड ड्रोन कॉपर तांबे की पत्तियां जिसे मोड़ा नहीं जा सकता, उसका बना होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन कॉपर का बना हुआ होता है। क्लियर है? तो चलिए मैं क्या बता रहा था आपको कि कभी कभी आप जब नई वायरिंग करते हो, नई, गुड मॉर्निंग अंकित,
नई वाइंडिंग करते हो तो नई वाइंडिंग को जोड़ते समय सोल्डरिंग करते हो, तो कभी कभी क्या होता है वो सोल्डरिंग उस बॉडी से टच होने लग जाती है। अब देखो सोल्डरिंग भी एक तरह का कंडक्टिंग मटेरियल है, तो जब वो दो तारों से जुड़ जाएगा और साथ ही साथ अगर वो बॉडी को भी टच करेगा तब भी हमारे फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। कौन सा? अर्थ फॉल्ट। तो सोल्डरिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ उन दोनों वायर से टच करे, अन्य किसी वायर से टच ना करे, अदरवाइज फॉल्ट उत्पन्न होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, फॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो अर्थ फॉल्ट इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। या फिर आपने वाइंडिंग लगाई, अब वाइंडिंग लगा रहे हो उस पर वार्निश लगाओगे, मानो कि वो वार्निश सूखी नहीं। अब अगर भाई वो वार्निश सूखेगी नहीं तो क्या होगा काम, बताओ? वो वार्निश सूखेगी नहीं तो हमारा काम बिगड़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट किसी भी कम्युटेटर सेगमेंट के बॉडी से टच होने पर उत्पन्न हुआ फॉल्ट ही अर्थ फॉल्ट कहलाता है। तो ये तो हो गई अर्थ फॉल्ट की कहानी। अब बात करते हैं चौथे नंबर का फॉल्ट, कॉइल का विपरीत दिशा में कनेक्ट होना। कॉइल का विपरीत दिशा में कनेक्ट होना क्या कहलाता है? भाई कॉइल है और उस कॉइल का विपरीत दिशा में कनेक्ट होना कुछ चीजें बताती है अपने को। मानो कि दो वायर है आर्मेचर के, उन दोनों वायर को आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट ऐसे होने थे लेकिन आपने उन दोनों वायर को अलग तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कर दिया तो मोटर पूरा लोड नहीं उठा पाएगी, मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है और उस वजह से बड़े बड़े फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉल्ट आता है, एक ग्राउलर नाम का उपकरण आता है, उस ग्राउलर नाम के उपकरण की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे कनेक्शन ठीक है या नहीं है। तो जितने भी दोष हैं आर्मेचर में, अब देखिए ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ये सारे दोष है, उन सबको चेक करने का इलाज क्या है? ग्राउलर। तो किस किस को ग्राउलर के बारे में पता है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी ग्राउलर देखा है या ग्राउलर से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। भाई जिसने देखा है तो उसे ग्राउलर पता होगा। ग्राउलर के बारे में किस किस को पता है, बताओ? अरे कितनी बनाया? हाँ, वंश ने करा है, अनिल ने किया है प्रैक्टिकल, और लोकेश और भी जो है बताना चाहें कि किस किस ने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तंजिल, साहिल कहाँ गए? पवन, पंकज, ग्राउलर वाला प्रैक्टिकल आप लोगों ने नहीं किया क्या भाई? अच्छा, शेर सिंह जी के तो घर पे ग्राउलर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब देखो ग्राउलर एक तरह का उपकरण होता है जो कि एज ए ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब इस ग्राउलर के अंदर यहाँ पे क्या है, एक कॉइल लगी रहती है और उस कॉइल के ऊपर वाइंडिंग रहती है। तो ये एक प्राइमरी, ये सर आपने किया था, हाँ बिल्कुल कॉलेज में कराया था। तो ये क्या होता है कि एक ग्राउलर रहता है, उस ग्राउलर के अंदर वाइंडिंग रहती है, मैग्नेटिक कोर होती है, उस कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी रहती है। तो जैसे ही आप उसे सप्लाई दोगे तो वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य करके फ्लक्स पैदा कर देता है, एसी सप्लाई पैदा कर देता है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे हम जो अपना आर्मेचर रखते हैं तो वो आर्मेचर एज ए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कार्य करता है। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो आपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग देखी है। तो ग्राउलर जैसे ही हम लोग रख देते हैं तो ये ग्राउलर आर्मेचर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। किस तरह से काम करता है? आर्मेचर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। अब जैसे ही ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा तो इसके अंदर भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग फ्लक्स। और मैं कहूं अल्टरनेटिंग फ्लक्स से मैं हिंदी में भी कह सकता हूं प्रत्यावर्ती फ्लक्स, प्रत्यावर्ती फ्लक्स। और आप क्या कह सकते हो भाई? ईएमएफ पैदा होता है। तो इसके अंदर किस वजह से ईएमएफ पैदा होता है? ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण। भाई ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो अब ट्रांसफार्मर एक्शन कराया, उस ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो बस अब हम इस उत्पन्न ईएमएफ का प्रयोग कहीं के लिए भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ईएमएफ यानी कि ये मैग्नेटिक बन गया। अब जैसे ही देखो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, सप्लाई आ गई, तब ये भी मैग्नेटिक बन जाता है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक बना तो आप इसके ऊपर एक आयरन की रॉड लो, छड़ लो, या फिर मैं कहूंगा फनर आता है ना जिससे आप लोग लोहे की जॉब काटते हो, वो फनर का टुकड़ा लो। अब इस आर्मेचर के ऊपर रख के अलग अलग टेस्ट करे जाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट आता है आपका, सबसे पहले नंबर पे टेस्ट आता है, हाँ मैं बताऊं, सबसे पहले आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले
ग्राउलर के ऊपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो देखो बाकी तो आप किताब में से पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कैसे करेंगे। अब एक फनर लो, चलो ये मान लेते हैं कि मेरा इसके नीचे ग्राउलर रखा हुआ है, मैंने आर्मेचर रख दिया। अब इस आर्मेचर के ऊपर एक पत्ती लेंगे मैं फनर, ठीक है, ये देखो इस तरीके से रखा हुआ है, मैं एक फनर लूंगा। अब मैं इस आर्मेचर की जो शाफ्ट है, ये मानो शाफ्ट है, इस शाफ्ट की मदद से धीरे 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 इसको ऐसे घुमाता रहूंगा और इस फनर को एक जगह पे रखूंगा इतनी दूरी पे। देखो आप देख लो फनर और आर्मेचर के बीच में इतना गैप रहना चाहिए। अब इसे घुमाते रहो। अब जैसे जैसे आप घुमाते रहोगे, अब जिस पॉइंट पे जाके, ध्यान रखो, जिस पॉइंट पे जाके ये पत्ती है जो फनर है, अगर वो कहीं चिपकने लगे आर्मेचर के साथ में, तो उधर ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, यानी कि उन दोनों सेगमेंट के बीच शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। तो बस अपन क्या करते हैं, ऐसे पत्ती को रखते हैं और आर्मेचर को धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, धीरे धीरे धीरे। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। कैसे कि आप आर्मेचर को धीरे धीरे घुमाते रहते हो और उस फनर को बीच में रखते हो। जिस पॉइंट पे जाके आप ऐसे मानो इस जगह पे कोई फॉल्ट है, तो ये सीधे सीधे जो पत्ती है ये इससे चिपक जाएगी, हटेगी नहीं, ये इससे चिपक जाएगी क्योंकि उसे अपना मैग्नेटिक पाथ मिल गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहां पे ये चिपक जाएगी और अपने को पता लग जाएगा कि इस जगह पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। क्लियर? क्या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सब लोगों को क्लियर है? अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बाद करते हैं अपन ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बाद हमें देखना है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, जो कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओपन सर्किट टेस्ट भी हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्मेचर था, ये मान लो ये मेरा आर्मेचर था, अब नीचे इधर क्या है, एक मीटर भी लगा रहता है, एक अमीटर भी लगा रहता है, ठीक है, मिली अमीटर लगा रहता है। सर के दूसरे चैनल पर पूरा प्रैक्टिकल है, देख लेना सब अगर समझ ना आए। हाँ मैंने ग्राउलर का तो प्रैक्टिकल भी अपलोड कर रखा है, ठीक है, ग्राउलर का तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखो। हाँ ये सही याद दिलाया तंजिल ने, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। अपने जो अभिषेक जैन चैनल है इस पर नीचे की तरफ जाओगे, देखो ये मेरा चैनल है ना, इधर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तब आपको ये चैनल दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको काफी सारी अभी क्लासेस की वीडियो है। तो देखिए वीडियो में जाके सबसे नीचे की तरफ जाना है, आपको स्वाइप अप करते रहो तो नीचे देखेंगे आपको वायर स्टेपर, हाँ ये रहा, देखो ये देखो ये रहा। सर डायग्राम फिर से रिपीट करो, डायग्राम वगैरह जो देखना है ना पवन, जो भी देखना चाहता है अच्छे से ब्रीफली मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ये प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको, ये ग्राउलर वाला प्रैक्टिकल मैंने ही करा रखा है। देखो यहाँ पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को परफॉर्म करा रखा है, ग्राउलर कैसा होता है, कैसे दिखता है और किस तरह से काम करता है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल को देख सकते हो, ठीक है। जिस किसी को समझना है, और भाई मेरे से ही समझना है, तो ये रहा देखो, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है ग्राउलर का। आप सभी लोग यहाँ पे जाके प्रैक्टिकल को देख सकते हो, ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिकल को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे ये जो छोटी छोटी वीडियोस मैंने डाली ना, 10-10 मिनट की, 8-8 मिनट की या 5 मिनट की, मैं रोज कहता हूँ देखो, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। ये वीडियो मैं कह रहा हूँ इतनी ज्यादा हेल्प करेगी। हाँ बिल्कुल, कैमरामैन तंजिल, ज्यादातर तंजिल, साहिल, समीर, ये 3 लोग हमारे कैमरामैन रहते थे। हाँ तीनों मियाँ भाई ने बहुत अच्छी कैमराग्राफी करी थी, है ना। तो ये देखो ये वीडियो दिख रही है आपको, तो ये वीडियो आप लोग देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग ग्राउलर को देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो ग्राउलर समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ग्राउलर में अब ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, मीटर है, अब 2 लीड निकलेगी, यहां से 2 लीड निकलती है और दोनों लीडों को एक एक करके कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखो मैं यहां डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इन एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट, एक एक वाइंडिंग के स्लॉट के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके वाइंडिंग को टच करते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे टच करेंगे। अब 2 पे टच करा, अब अगर कहीं पे जो डिफ्लेक्शन दिखेगा इसका मतलब वहां पे ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखता यानी कि ओपन सर्किट फॉल्ट है। सेम टू सेम अगर अर्थ फॉल्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो अर्थ फॉल्ट के टाइम पे शाफ्ट पे, तो एक लीड तो हमेशा शाफ्ट पे कनेक्ट रहेगी और दूसरी लीड यहां पे टच करते हैं, ठीक है। दूसरी लीड आप यहां टच कर सकते हो या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट पर भी टच करके देख सकते हो। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो ना हो वहीं हमारा अर्थ फॉल्ट आया हुआ है, वहीं पे आपके अर्थ फॉल्ट आया हुआ है, ये चीज समझनी है। तो क्लियर है क्या सब लोगों को ग्राउलर के बारे में? और बाकी देखना वीडियो जरूर देखना,
मात्र 8 मिनट की वीडियो है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखना। आपके काफी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट या फिर मैं कहूं डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया ग्राउलर। ग्राउलर के बाद पढ़ेंगे हम लोग एसी वाइंडिंग के टर्म्स। ठीक है, अब आएगा एसी एसी वाइंडिंग के पद। कुछ एसी वाइंडिंग है उसके पद देखेंगे। सबसे पहले आएगा टर्न, सबसे पहले नंबर पे आता है टर्न। तो ये देखियो, एक टर्न है तो चालकों का एक बंद मार्ग जो दो असमान ध्रुवों के प्रभाव के अंतर्गत अवस्थित चालकों को जोड़ने से, तो चालकों का एक वो मार्ग जो दो चालकों को जोड़ने से परस्पर प्राप्त हुआ है, उसे हम लोग टर्न कहा जाता है। अब देखिए, इस टर्न में हमने काफी सारी चीजें देखी थी। ये जो साइड है इसे कहते हैं एक्टिव, और इस साइड को कहा जाता है इनएक्टिव, है ना। एक्टिव साइड इनएक्टिव साइड में आपको ये चीज तो पहले ही समझा चुका हूं कि नहीं समझा चुका। और ये जो चीजें होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, लीड्स। इन चीजों को लीड्स कहा जाता है। तो टर्न क्या हुआ, चालकों का एक बंद मार्ग। ठीक है, तो दो चालकों का एक बंद मार्ग टर्न कहलाता है। कॉइल, अगला आएगा कॉइल। तो टर्न क्लियर है, इसके बाद में अपन कॉइल के ऊपर आते हैं। तो सीरीज में संयोजित अनेक टर्नों का समूह। तो देखें, सीरीज में कनेक्ट अनेक टर्न्स का समूह, यानी कि बहुत सारे चालक हैं। ठीक है, बहुत सारे चालक हैं, उन सभी का ग्रुप जो एक जगह पे है। ठीक है, ये एक टर्न बनाया मैंने चालक का, वो तो हो गया, देखो ये एक टर्न हुआ। लेकिन जब ऐसे ही मैं और टर्न बनाता जाऊंगा तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड कॉइल। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड कॉइल। तो कॉइल बहुत सारे टर्न्स का समूह कहलाता है, कॉइल। चलिए अगली बात करते हैं। दो चीजें हो गई, टर्न, कॉइल। अब आता है एक्टिव साइड और पैसिव साइड। तो एक्टिव साइड तो मुझे बताने की आवश्यकता है क्या भाई, एक बार कमेंट करके बता दो, क्या मुझे एक्टिव और पैसिव साइड लिखने की नीड है क्या। ये चैप्टर जिसने पहले पढ़ रखा है तो एक्टिव साइड और पैसिव साइड लिखने की नीड नहीं है। एक्टिव और इनएक्टिव साइड, एक्टिव और इनएक्टिव साइड। तो ये रही एक्टिव साइड और ये रही इनएक्टिव साइड। एक्टिव साइड वो होती है जो खांचों के अंदर स्थित रहती है तथा जिसकी मदद से ईएमएफ पैदा होता है, तथा आर्मेचर के बाहर की तरफ जो वायर रहते हैं जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इनएक्टिव साइड कहते हैं। तो एक्टिव और इनएक्टिव मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। एक्टिव और इनएक्टिव किसी को बताने की आवश्यकता है क्या है। और क्लास छोड़ छोड़ के जाते हुए बालक, स्ट्रेंथ इतनी कम कैसे दिख रही है भाई। कॉइल लीड, इसके बाद हमारा अगला है कॉइल लीड। तो ये रही कॉइल लीड। तो किसी भी वाइंडिंग के एंड कनेक्शन जो कि सप्लाई से कनेक्ट रहते हैं उन्हें कॉइल लीड कहा जाता है। पोल पिच, तो दो संलग्न, ठीक है, दो संलग्न एवं असमान पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। तो एडजेसेंट लिखाया था मैंने, संलग्न, इस संलग्न को क्या कहा जाता है, एडजेसेंट। दो संलग्न या फिर एडजेसेंट संलग्न पोल के मध्य की दूरी। दो एडजेसेंट या संलग्न पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पोल पिच। अब पोल पिच का फॉर्मूला भी है की दूरी, ठीक है, दो संलग्न या फिर बगल बगल के पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपके पास, पोल पिच। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। तो जितने स्लॉट है उन स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या ही आपका क्या कहलाती है, पोल पिच। पोल पिच कहलाती है, कॉइल पिच।
कॉइल पिच का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक ही कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, तो ये देखिए ये है, तो ये देखो ये एक कॉइल है, अब एक ही कॉइल, ध्यान रखना कॉइल पिच हमेशा एक ही कॉइल के बीच की, एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड, तो लिख लेते हैं, परसों भी पढ़ाया था मैंने, एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, तो कोई भी एक कॉइल है और उस ही एक एक्टिव कॉइल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच। तो एक्टिव कॉइल के बीच की दूरी कॉइल पिच कहलाती है। क्लियर है, पोल पिच और कॉइल पिच आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आता है पिच फैक्टर। तो क्या मैंने पिच फैक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला समझाया था भाई, पिच फैक्टर क्या होता है, तो वाइंडिंग पिच या कॉइल पिच बटे पोल पिच। देखो पिच फैक्टर हमेशा ध्यान रखना भाई, हमें टोटल पिच निकालना है, तो कॉइल पिच बटे पोल पिच। ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, कॉइल पिच बटे पोल पिच। अभी हमने निकाला कॉइल पिच बटे पोल पिच का मान ही पिच फैक्टर कहलाता है, कॉइल पिच बटे पोल पिच का मान ही पिच फैक्टर कहलाता है। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? फिर बात करेंगे हम लोग कॉइल ग्रुप कि भाई बहुत सारी कॉइल हैं, उन कॉइल का ग्रुप अपन लोग कैसे निकालेंगे भाई, कितने कॉइल है और उनका कितना ग्रुप है। तो टोटल कॉइल ग्रुप लिख लेते हैं हम लोग, टोटल कॉइल ग्रुप क्या है, फेज की संख्या इंटू पोल की संख्या। तो देखो कितने पोल हैं और कितने फेज हैं, तो टोटल फेज की संख्या मानो 3 फेज है, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास टोटल 3 फेज हैं, और पोल कितने 4, तो 3 चौक 12, यानी कि टोटल कॉइल ग्रुप मेरे पास कितने हो गए 12। टोटल कॉइल ग्रुप मेरे पास कितने हो गए 12। लेकिन यही अगर मैं पर फेज निकालूं, पर फेज कॉइल ग्रुप, भाई सबको विजिबल तो क्लियर है ना, पर फेज कॉइल ग्रुप कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पर फेज कॉइल ग्रुप की मैं बात करूं तो टोटल कॉइल ग्रुप में फेज की संख्या डिवाइड कर दो। देखो ये फेज की संख्या है, तो जितने फेज हैं ये क्या कर रहा है पर फेज, तो ये टोटल कॉइल ग्रुप में अगर पोल की संख्या डिवाइड कर दो, सीधा सा फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल कॉइल ग्रुप बटे फेज की संख्या। तो कितने कॉइल हैं और उसमें कितने फेज हैं, बस ये आप डिवाइड कर दो, टोटल कॉइल ग्रुप में फेज आपका टोटल फेज आ जाएंगे। और अब अगर आप पर पोल पर फेज, पर पोल पर फेज निकालना चाहो तो टोटल कॉइल ग्रुप में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पोल भी, टोटल कॉइल ग्रुप में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पोल भी, तो यहां से जो चीज निकल के आएगी उसे क्या कहेंगे, पर पोल पर फेज कॉइल। पर फेज कॉइल क्या होगी, तो टोटल जो स्लॉट है आपके या टोटल कॉइल ग्रुप हैं, उन कॉइल ग्रुप में फेज और पोल को डिवाइड कर दो, तो पर फेज पर कॉइल पर पोल आ जाएगा कॉइल ग्रुप आपका निकल के। तो क्या बोर्ड पे जो जो एक एक चीज लिखी है आप फटाफट से, बहुत देर हो गई, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताओ जो जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है क्या वो आपको क्लियर है कि नहीं। अरे भाई पढ़ने की इच्छा नहीं तो कमेंट करके बता दो, क्लास को बंद कर दिया जाएगा। आज अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है ना तो बता दो, फिर मैं क्लास को बंद कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ज़्यादा 5-5, 10 मिनट की जो छोटी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना वो काफ़ी अच्छी रहती है, उनको डेली अपलोड कर देते हैं। 5-5, 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस है, उनसे अपने अच्छे व्यू आ जाते हैं, आप लोगों से अच्छा। तो तुम लोग अच्छे से आते हो नहीं। अब बात करते हैं कॉइल कनेक्शन की। तो कॉइल का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे हम लोग, देखिए जो आसपास की कॉइल होती है उनका कनेक्शन करना कॉइल कनेक्शन कहलाता है। तो देखिए
ये हो गया कॉइल कनेक्शन, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से कॉइल का कनेक्शन करते हैं, इस तरीके से कॉइल कनेक्शन होता है। तो इसे क्या कहोगे आप लोग? कॉइल का कनेक्शन। इसे क्या कहेंगे? कॉइल कनेक्शन। ठीक है, कॉइल कनेक्शन के बाद बात करते हैं पोल कनेक्शन की। कॉइल कनेक्शन के बाद में आएगा पोल का कनेक्शन। ये कई बार क्या है, कमेंटें दिखना ही बंद हो जाती है, वीडियोस पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, तो पोल के कनेक्शन कैसे होंगे? पोल दो तरह के होते हैं, एडजेसेंट पोल और अल्टरनेट पोल। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट पोल। अब एडजेसेंट क्या होता है? संलग्न, यानी कि जो आसपास में एकदम चिपके चिपके पोल हैं उन्हें कहा जाता है एडजेसेंट पोल। तो ये जो वाइंडिंग दिख रही है ना, ये एडजेसेंट पोल की वाइंडिंग है, ये एडजेसेंट पोल की वाइंडिंग है। अब इसे एक पोल, इसे पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल और चौथा पोल कह लो। तो देखो पहला और दूसरा जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा और चौथा जुड़ा हुआ है, तो इसे ही कहा जाता है एडजेसेंट पोल कनेक्शन। इसे क्या कहेंगे? सॉरी, अभी यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी बस गड़बड़ हो जाएगी कि इसे यहां से इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, डायग्राम को इस तरह का कर दो, ये हो गया एडजेसेंट पोल कनेक्शन। यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे थे। जो पास पास के एक पोल है, देखो ये इसके पास है तो ये दोनों जुड़े हैं, ये दोनों पास पास के जुड़े हैं और ये दोनों पास पास के जुड़े हैं, ये एडजेसेंट पोल हो गया। ठीक है, तो एडजेसेंट पोल का तो ये हो गया डायग्राम। अब बात करते हैं अल्टरनेट पोल। अब बात करते हैं अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक पोल। तो जरूरी नहीं है कि वो पहला दूसरे से जुड़ा हो और दूसरा तीसरे से जुड़ा हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो देखो देखो पहला तीसरे से, तीसरा दूसरे से, कैसे भी हो सकता है, या तीसरा चौथे से। अगर हम किसी भी तरीके से पोल को जोड़ें तो उन्हें अल्टरनेट पोल कनेक्शन कहते हैं। लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद अगर हम पोल को जोड़ते जाएं तो उसे एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहा जाता है, एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया एडजेसेंट पोल, अल्टरनेट पोल। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल डिग्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। चलो आज बच्चे कम है तो आज तो हम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल डिग्री, अब इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि एक युग्म पोल में, मैथ पहले ही पढ़ाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, शेर सिंह जी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां ऑलरेडी मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है। तो एक युग्म पोल में 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, तो यानी कि एक पेयर पोल, एक पेयर पोल में 360 डिग्री होता है। अब एक पेयर पोल में 360 डिग्री है, तो प्रत्येक पोल में 180 डिग्री, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्या लिखेंगे? 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर पोल में होती है। ठीक है, अब बात करूं मैं तीन पोल के लिए, तो क्या कर दो? 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 560 डिग्री। फिर अगर चार पोल का निकालना है तो भाई 180 इंटू 4 कर दो तो हो गया 720 डिग्री। हो गया क्या? नहीं, हाँ भाई, चार पोल के लिए तो 720 डिग्री ही तो होगा। ठीक है, फिर अपन देखें और चीज, अगर आगे बढ़े तो 8 पोल के लिए देख लो, तो 180 डिग्री इंटू 8 यानी कि 1440 हो गया। तो इस तरीके से जैसे 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 आप पोल आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो समझे? तो यानी कि अब स्लॉट के एंगल को निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। तो देखिए स्लॉट एंगल क्या होगा। स्लॉट एंगल को निकालने का एक फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू पोल की संख्या, यानी कि जितने पोल हैं उनको 180 डिग्री से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिकल डिग्री आ गया, लेकिन अगर आपको स्लॉट का एंगल निकालना है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्लॉट एंगल की, तो टोटल स्लॉट से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 180 डिग्री इंटू पोल की संख्या बटे स्लॉट की कुल संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? स्लॉट एंगल। ये कहलाता है आपका स्लॉट का एंगल। चलिए, तो यहां पे जो हमारे इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग से संबंधित, डीसी वाइंडिंग से संबंधित जो पद थे, थोड़े बहुत एसी वाइंडिंग के, सॉरी एसी वाइंडिंग से संबंधित जो टर्म्स थे वो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी 20 मिनट और है और लगभग 20 मिनट में तो मैं पूरा चैप्टर उड़ा दूंगा अभी, ठीक है। बस जो लोग अभी प्रेजेंट है उनको समझ आना चाहिए, जो लोग अभी प्रेजेंट है आप लोगों को समझ आ रहा है, बस आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके बता दें, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। जो अभी है क्लास में प्रेजेंट उन लोगों को समझ आना चाहिए बस, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो एसी वाइंडिंग के कुछ प्रकार भी हैं जो कि हमें पढ़ना है। सबसे पहले आता है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। अच्छा, अब ये जो टर्म्स है ना, ये एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं। लॉन्ग पिच वाइंडिंग के बाद पढ़ेंगे होल कॉइल वाइंडिंग, यानी कि इसे कहेंगे संपूर्ण पिच वाइंडिंग, संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग। संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग को क्या कहेंगे? होल कॉइल वाइंडिंग, ठीक है। होल पूरा, संपूर्ण पिच वाइंडिंग। इसके बाद आएगा हाफ कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल, और उसकी हम लोग करेंगे हाफ कॉइल की हाफ वाइंडिंग। इसके बाद पढ़ेंगे बैलेंस यानी कि संतुलित वाइंडिंग। संतुलित माने बैलेंस, संतुलित माने बैलेंस वाइंडिंग। फिर इसके बाद आएगा अनबैलेंस वाइंडिंग, और अनबैलेंस को क्या कहेंगे? असंतुलित वाइंडिंग। तो अब एक एक करके ये सारी टर्म देखते हैं। सबसे पहले आएगा लॉन्ग पिच वाइंडिंग। तो लॉन्ग पिच, देखो पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर का जो मामला होता है वो एक के बीच रखा जाता है, भाई एक के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब पिच फैक्टर का मान, जब हम लोग बात करें पिच फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहते हैं। तो अपन इतना ही लिखते हैं, लॉन्ग पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है। अब पिच फैक्टर क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया कॉइल पिच बटे पोल पिच। कॉइल पिच और पोल पिच के बीच जो वैल्यू होती है कॉइल पिच बटे पोल पिच की मान को क्या कहते हैं? हम लोग पिच फैक्टर कहते हैं। तो यदि पिच फैक्टर का मान 1 से ज्यादा और पिच फैक्टर का मान 1 से कम, 1 से ज्यादा कब होगा? जब कॉइल पिच का मान ज्यादा होगा, जबकि पोल पिच का मान कम होगा, तभी वो 1 से ज्यादा होगा। तो यानी कि पिच फैक्टर का मान 1 से अधिक होगा तो लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहलाएगी। लॉन्ग पिच वाइंडिंग के बाद आता है होल पिच वाइंडिंग। तो वह वाइंडिंग जिसमें पर फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो। तो देखिए, जहां पर फेज कॉइल की संख्या बराबर हो पोल की संख्या के, यानी कि जहां पर फेज कॉइल की संख्या और पोल की संख्या बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? होल कॉइल वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग कहेंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना कॉपी में, बाद में नहीं पता पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आता है हाफ कॉइल वाइंडिंग, तो जिसमें पर फेज कॉइल की संख्या, देखो यारा, पर फेज कॉइल की संख्या पोल की संख्या का आधा हो, पोल की संख्या का आधा, ठीक है। तो जो पर फेज की कॉइल है वो अगर पोल की संख्या के आधे के बराबर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पर हाफ कॉइल वाइंडिंग। होल कॉइल वाइंडिंग यानी कि संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग जहां फेज की संख्या और पोल की संख्या बराबर है तो वो पूरी संपूर्ण वाइंडिंग। हाफ कॉइल वाइंडिंग में जहां कॉइल की संख्या आधे के बराबर हो, पोल की संख्या के आधे के बराबर हो, तो वहां आएगा मेरा हाफ कॉइल वाइंडिंग। वहां क्या आ जाएगा? हाफ कॉइल वाइंडिंग आ जाएगा। क्लियर है? अब हाफ कॉइल वाइंडिंग के बाद आता है बैलेंस वाइंडिंग। यदि एक ही फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या समान हो तो वह बैलेंस वाइंडिंग। तो देखो मार्कर ढंग से दिख रहा है क्या? मार्कर ढंग से दिख रहा है। एक ही
एक ही फेज के प्रत्येक पोल में, तो जब एक ही फेज हो और उस एक ही फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में, प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में कॉइल की संख्या समान हो, उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस वाइंडिंग। मार्कर नहीं दिख रहा है, अच्छा मार्कर नहीं दिख रहा, चलो इंक डाल लेते हैं भाई। पता नहीं आज कमेंट क्यों नहीं दिख रही मुझे अच्छे से। तो देखो, जब एक ही कॉइल हो, ठीक है, जब एक ही फेज हो, अब एक 3 फेज हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक फेज, अब एक फेज के प्रत्येक पोल, मानो 6 पोल है, कितने भी पोल है, तो हर फेज के पर्टिकुलर पोल होंगे, तो प्रत्येक फेज के प्रत्येक पोल के कॉइल ग्रुप में अब वहां एक कॉइल लगी, उस कॉइल ग्रुप में अगर कॉइल की संख्या समान हो, तो भाई जितने भी पोल है, एक फेज के जितने भी पोल हैं, उन प्रत्येक कॉइल में अगर कॉइल की संख्या समान हो, तो उस वाइंडिंग को हम लोग बैलेंस वाइंडिंग कहेंगे, और अनबैलेंस में कहेंगे क्या? असमान होगा। जो ऊपर सारी चीज है उसमें बस असमान कर दो, यानी कि अगर मानो एक फेज के 2 पोल है, उन दोनों पोल में कॉइल की संख्या है वो अलग अलग है, तो उसे हम लोग कहेंगे असमान वाइंडिंग, यानी कि अनबैलेंस्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्लियर है? तो क्या ये चारों टॉपिक आप लोगों को क्लियर है भाई? लॉन्ग पिच वाइंडिंग, संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल वाइंडिंग, बैलेंस वाइंडिंग और अनबैलेंस वाइंडिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना। ये मैंने एकदम छोटे शॉर्ट में, इतने शॉर्ट में तो आपको कोई दुनिया में नोट लिखा ही नहीं सकता, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट लिखा दिए और अच्छे से क्लियर भी करा दिया है। ठीक है, इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अब अलग अलग तरह की वाइंडिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, फटाफट से एक बार अपनी अटेंडेंस लगवा दो। क्लास में अभी कौन कौन प्रेजेंट है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग देखेंगे फिर हम। अच्छा, ऐड आ गया है, वेरी गुड, ऐड तो आना ही चाहिए, प्रेजेंट। चलिए, पवन टांक है, तंजिल है, अनिल है, और कौन कौन है? भाई ऐड आ गया तो एक काम करो, सब लोग एक बार वीडियो को बंद करके चालू करो तो दोबारा ऐड आ जाएगा, थोड़े पैसे बन जाएंगे ऐसे ही। एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा चालू कर लो तो दोबारा से ऐड आ जाएंगे। बीच बीच में क्या करो, बंद करके चालू करते रहा करो, जिससे कि ऐड आते रहे। ठीक है, एक एक बार थोड़ा 5-5, अभी मैं ब्रेक दे रहा हूँ, अभी बंद करके चालू कर लो तो दोबारा से ऐड आ जाएंगे वीडियो पे। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या कहलाते हैं। यदि वाइंडिंग में पर पोल पर फेज कॉइल की संख्या, यानी कि पर पोल पर फेज जो कॉइल है उसकी संख्या, कॉइल की संख्या पर फेज पर पोल कॉइल की संख्या 1 से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो समझे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है? पर पोल पर फेज, अगर एक ही स्लॉट के अंदर पर पोल पर फेज अगर एक से ज्यादा कॉइल है तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और इसमें प्रत्येक कॉइल की पोल पे समान होती है। लिख लेते हैं, इसमें प्रत्येक कॉइल की पोल पिच समान होती है। प्रत्येक कॉइल की पोल पिच के ईयरिंग अर्निंग कितनी होती है सर यूट्यूब से? भैया अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मार्क और इंक के पैसे नहीं निकल रहे अभी, तो क्या करें? लेकिन देखो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो भी दो तरह के, पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड और फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ खांचे खाली रह जाते हैं तो उसे पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहां पूरे खांचे भर जाते हैं उसे फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहा जाता है।
ठीक है। अब कनेक्शन कैसे होते हैं, कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग में सबसे पहले आता है सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंपल सी चीज है, एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पे। सिंगल लेयर वाइंडिंग, जब प्रत्येक खांचे में सिर्फ एक ही कॉइल स्थापित की जाए, ठीक है। इस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का पैरेलल भाग स्थापित किया जाता है। जब प्रत्येक कॉइल में सिर्फ एक ही खांचा स्थापित किया जाए तो उसे, प्रत्येक खांचे में सिर्फ एक ही कॉइल है तो सिंगल लेयर वाइंडिंग। फिर आता है डबल लेयर वाइंडिंग। तो जहां प्रत्येक खांचे में एक से अधिक कॉइल स्थापित की जाए, जहां प्रत्येक खांचे में 2 कॉइल स्थापित की जाए उसे क्या कहते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या हो गई, जहां प्रत्येक खांचे में सिर्फ एक कॉइल स्थापित की जाए, और डबल लेयर में जहां प्रत्येक खांचे में 2 कॉइल स्थापित की जाए तो उसे कहते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। तो इसमें कोई खास ज्यादा भेजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है इसके बाद फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग। तो भाई फुल पिच क्या होगा, अभी हमने पढ़ा फुल पिच जो कॉइल पिच बराबर पोल पिच होगा। तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, ये देखेंगे अपन लोग फुल पिच वाइंडिंग, ये फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। तो फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच तथा पोल पिच का मान बराबर होता है। कॉइल पिच तथा पोल पिच का मान बराबर नहीं होता है। ध्यान रखें कि जो आपका फुल पिच है वहां पर कॉइल पिच और पोल पिच का मान बराबर होता है। बस इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच और पोल पिच का मान। अब देखो जब कॉइल पिच और पोल पिच का मान बराबर हो गया तो अब बताओ पिच फैक्टर का मान कितना होगा, क्योंकि पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कॉइल पिच बटे पोल पिच। अब ये दोनों तो बराबर है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान हमेशा 1 रहता है और यहां कॉइल पिच और पोल पिच का मान बराबर रहता है। लेकिन बात करें शॉर्ट पिच वाइंडिंग, अब सेकंड नंबर पे आएगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है, पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो, ठीक है। कहां पे, जब पिच फैक्टर का मान इकाई से कुछ कम हो। अब पिच फैक्टर का मान इकाई से कुछ कम है तो यहां पे क्या चीज आ जाएगी, देखो दोस्तों यहां पे पोल पिच का मान ज्यादा हो जाएगा कॉइल पिच से। तो देखो जब पोल पिच बढ़ेगा तभी तो ऊपर वाले की को डिवाइड करने पे कम आएगी। तो जब पोल पिच का मान कॉइल पिच से ज्यादा हो जाए तब शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। क्यों, क्योंकि तभी तो पिच फैक्टर का मान 1 से कम आएगा। तो ध्यान रखना, आपसे सीधे सीधे पूछेगा बताओ शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना रहता है, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 0। तो आप क्या टिक करोगे, 1 से कम। और फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच फैक्टर का मान कितना रहता है, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 0, तो 1। फिर फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल पिच किसके बराबर होता है, पोल पिच के बराबर होता है। या फिर ऐसा रिलेशन दे सकते हैं, मानो देखो ये है सीपी यानी कि कॉइल पिच बराबर पीपी यानी कि पोल पिच। तो सीपी बराबर है पोल पिच के, या फिर सीपी ज्यादा है पोल पिच से, या फिर सीपी कम है पोल पिच से। क्या रिलेशन सही है, तो अपन क्या टिक करेंगे, जब शॉर्ट पिच वाइंडिंग दे, फुल पिच वाइंडिंग दे तब तो ये, और जब आपको क्या दे शॉर्ट पिच वाइंडिंग तब आप क्या टिक करोगे, ये वाला टिक करोगे। क्लियर है क्या ये चीज, क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। चलिए वेरी गुड। अब लास्ट कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रीगल वाइंडिंग। इंटीग्रल वाइंडिंग के अंदर ऐसी वाइंडिंग जिसमें प्रति पोल एवं प्रति फेज खांचों की संख्या, क्या ध्यान रखना है, प्रति पोल प्रति फेज खांचों की संख्या, भाई प्रति पोल प्रति फेज खांचों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये इंटीजर है ना, इंटीजर एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या होगी और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल वाइंडिंग। इंटीग्रल वाइंडिंग। अच्छा इंटीग्रल वाइंडिंग के बाद एक आता है फ्रैक्शनल वाइंडिंग।
फ्रैक्शनल वाइंडिंग, इसे क्या कहेंगे फ्रैक्शनल वाइंडिंग को? भिन्नात्मक वाइंडिंग। भाई फ्रैक्शनल वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्नात्मक वाइंडिंग। तो फ्रैक्शनल वाइंडिंग का एक और नाम है भाई भिन्नात्मक वाइंडिंग। अब भिन्नात्मक वाइंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपको देखना है भाई। कुछ नहीं, जब पर पोल पर फेज खांचों की संख्या, पर पोल पर फेज खांचों की संख्या एक भिन्न में हो, यानी कि मानो 5/7, 6/7 इस तरीके से आए जब भी, तो उसे कहेंगे भिन्नात्मक वाइंडिंग। क्या कहेंगे? भिन्नात्मक वाइंडिंग। अब देखो अलग अलग तरह की ऐसी वाइंडिंग है। अब तो उपेंद्र जी यादव वाला ट्वीट मिल गया या नहीं? नहीं, अभी तक मुझे ट्वीट नहीं मिला है। भागीरथ जी अभी तक मुझे वो ट्वीट नहीं मिला है जिसमें आप ये बोले कि 3 मंथ बाद एग्जाम होगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ना। मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है, देखो आप मुझे स्क्रीनशॉट खींच के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। AJ_अभिषेक जी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है, यहाँ पे आप पूछ लेना भागीरथ जी मुझे अभी तक नहीं मिला, मैंने काफी ढूंढा बट नहीं मिला, तो आप एक बार मुझे स्क्रीनशॉट उसका जरूर भेजें ताकि मुझे पता पड़ सके। चलिए, अब एसी वाइंडिंग भी तरह तरह की होती है, जैसे होता है बास्केट वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग। ठीक है, तो बहुत सारे तरह की आपके पास में वाइंडिंग उपस्थित है और एक एक करके हम लोग इन सारी वाइंडिंग को देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके टाइप्स ऑफ वाइंडिंग हम लोग देखेंगे। अब मैं सिर्फ आपको डायग्राम बताऊंगा और इसके अंदर जो चीज है वो बोल के बताऊंगा। ठीक है, डायग्राम और जो चीज है वो बोल के बताऊंगा। सबसे पहला आता है बास्केट वाइंडिंग। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में सबसे पहला आएगा दोस्तों बास्केट वाइंडिंग। ये क्या होता है? पूर्ण हो जाने के बाद इसकी आकृति बांस की पट्टियों से बनी टोकरी, टोकरी देखिए आपने बांस से बनी हुई, उस टोकरी के समान इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम बास्केट वाइंडिंग रखा गया है। तो देखो ये किस तरह से होती है बास्केट वाइंडिंग, दिखा देता हूं आपको। तो इस तरीके की होती है बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो या फिर इस वीडियो के कमेंट में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देना, मैं वहां से भी देख लूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्या देखा कि ये जो वाइंडिंग है इसे हम लोग कहेंगे बास्केट वाइंडिंग। तो ये एक हरी तथा दोहरी परत वाली, यानी कि ये सिंगल लेयर या डबल लेयर दो तरह की होती है। तो इसमें लिख लें सिंगल लेयर भी होता है और डबल लेयर भी होता है, सिंगल एंड डबल लेयर टाइप की ये होती है। क्लियर है? ज्यादातर ये वाइंडिंग स्थापित की जाती है क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट की जांच करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फॉल्ट की जांच करना इस वाइंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब बास्केट वाइंडिंग के बाद बात करेंगे कंसेंट्रेटिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग अगला नाम आता है हमारे पास कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो इस प्रकार की वाइंडिंग में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल संकेंद्रीय प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं देख लेते हैं। देखिए ये जो ना मैं स्लॉट बना रहा हूं, तो देखो पहली वाइंडिंग तो आई इस तरीके से, फिर ये दूसरी आई, फिर ये तीसरी आई, फिर ये चौथी आई। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में इस सभी वाइंडिंग का जो कॉइल ग्रुप होता है वो कंसेंट्रिक प्रकार का होता है। इसमें कॉइल एक दूसरे पर चढ़ी हुई नहीं होती। कॉइल जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं होती, तो प्रत्येक संलग्न कॉइल में दो खांचों का कॉइल पिच का अंतर होता है। ये जो आसपास की जो कॉइल है ना इन सभी में दो कॉइल पिच का अंतर होता है, दो खांचों का कॉइल पिच का अंतर होता है। अब इस वाइंडिंग की खास बात क्या है कि इस वाइंडिंग में बहुत ज्यादा भेजामारी है, इस वाइंडिंग में मेहनत अधिक करनी पड़ती है और साथ ही साथ इसे कूलिंग स्थान भी प्राप्त होता है। तो ये वाइंडिंग कहां पे होती है, लिख देते हैं यहां पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। कंसेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आमतौर पर स्थापित की जाती है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा स्किन वाइंडिंग। ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, दो तरह की वाइंडिंग आएगी अभी, SKIEN स्किन वाइंडिंग। तो स्किन वाइंडिंग इस प्रकार की वाइंडिंग में एक बड़ी कॉइल लपेटी जाती है और उसे विभिन्न स्टेटर में चित्र की भांति स्थापित किया जाता है। यानी कि कॉइल तो एक ही है और उसे अलग तरीके से स्थापित किया जाएगा। तो ये देखिए
इस तरीके से एक ही बड़ी कॉइल आपको बनानी है। तो एक ही वाइंडिंग में, इस प्रकार की वाइंडिंग में एक बड़ी कॉइल है और उस बड़ी कॉइल को ही एक पोल के अंदर विभिन्न खांचों में लपेट दिया जाता है। एक फुल कॉइल लपेटने के बाद इसे पुनः स्लॉट में लपेट देते हैं, यानी कि एक पूरी कॉइल में लपेट दिया, उसके बाद उसी कॉइल को दूसरे स्लॉट में भी लपेट देते हैं। तो इस प्रकार शेष लंबाई को भी मोड़कर डाला जाता है। तो ये हो गया स्किन वाइंडिंग, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो आपको डायरेक्ट ये डायग्राम देगा और पूछेगा बताओ ये किस तरह की वाइंडिंग है, ये किस तरह की वाइंडिंग है, या फिर ये किस तरह की वाइंडिंग है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। अगला देखते हैं फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। तो फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग क्या होती है कि समान कॉइल पिच की छोटे छोटे आकार की कॉइल, यानी कि वाइंडिंग में जो समान कॉइल पिच है उस कॉइल पिच की आकार की बहुत सारी वाइंडिंग छोटी छोटी हम लोग तैयार कर लेते हैं और उन्हें चित्र के अनुसार जोड़ दिया जाता है। अब किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो देखो ये तो रहे आपके स्लॉट्स, ये क्या है आप सभी के स्लॉट्स है। अब इन स्लॉट्स के बीच में हम लोग वाइंडिंग स्थापित करेंगे। तो देखो इन स्लॉट्स के बीच में वाइंडिंग को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वाइंडिंग जहां भी आप देखेंगे तो ये वाइंडिंग सामान्यतः सिंगल फेज के पंखों में, तो ये कहां की जाती है, सिंगल फेज के फैन में फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। एक खांचे उसके ऊपर ही रनिंग वाइंडिंग और उसी के ऊपर ही स्टार्टिंग वाइंडिंग लपेट दी जाती है। आज पता नहीं क्या कमेंट्सों में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट अच्छे से नहीं आ रही है। टेलीग्राम पे मेरी आईडी है अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस, अभिषेक सर यूट्यूब क्लासेस। हर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरा लिंक पुरानी वाली किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हाँ, इसमें टर्मिनल कहाँ है भाई, टर्मिनल इसमें बाद में निकल, ये देखो अलग अलग स्थान पे काम आने वाली चीज है, ये अलग अलग स्थान पे काम आते हैं, उस हिसाब से टर्मिनल निकलते हैं या फिर नहीं निकलते हैं, ठीक है। टर्मिनल को कहां कैसे निकलना है वो अलग चीजों के स्थान पे निर्धारित करता है। कि मानो कि ये वाली वाइंडिंग है, ठीक है, तो यहां से या यहां से सोल्डरिंग करके निकालेंगे, फिर यहां पे कहीं से भी एक जगह पे बीच में सोल्डर लगाया, एक तार निकाल देंगे, यहां पे भी इस तरीके से वायर सोल्डर करके निकाला जाएगा, सोल्डरिंग करके वायर को निकाला जाएगा, ठीक है। क्लियर है अनिल जी आपका क्वेश्चन। अब देखें फ्लैट लूप ओवरलैप नॉन ओवरलैप देख ली। अब अगर ओवरलैप की मैं बात करूं तो देखेंगे तो देखो फ्लैट लूप तो है, लेकिन अब ये ओवरलैप वाइंडिंग की हम लोग बात करेंगे। तो वही हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास हो गए खांचे। अब इन खांचों में देखो कि खांचों के अंदर अपने को वाइंडिंग साबित करनी है। सबसे पहले इस तरीके से वाइंडिंग कर दी, ठीक है, तो ये देखो इस तरह की वाइंडिंग हो गई। इस तरीके से ओवरलैप करते हुई वाइंडिंग चलती है। तो ये वाइंडिंग भी सिंगल फेज के पंखों में ही की जाती है, लेकिन वाइंडिंग में प्रति पोल पर फेज कॉइल की संख्या एक से अधिक रखी जाती है। प्रति पोल प्रति फेज कॉइल, यानी कि एक ही फेज में दो से ज्यादा कॉइल स्थापित की जाएगी, यानी कि डबल लेयर वाइंडिंग हो गई, यानी कि डबल लेयर वाइंडिंग हो गई। स्किन वाइंडिंग देख ला, इसके बाद आता है स्क्यू वाइंडिंग। तो देखो ये अंतर आता है, ये है स्किन और ये है स्क्यू। स्किन और स्क्यू वाइंडिंग, तो इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल के दोनों बैक हिस्से छोटे बड़े रखे जाते हैं, जिससे मोटर की ऊष्मा के विकिरण के लिए खुला स्थान पर्याप्त रहता है। तो देखो तो ये वाइंडिंग इस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, एक स्थान छोटा तथा दूसरा स्थान बड़ा रखा जाता है वाइंडिंग का, ताकि प्रॉपर इन्हें कूलिंग मिल सके। तो यह हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली मोटर में, तो इसका क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज पर यूज होता है। हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली मोटरों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है डायमंड शेप वाइंडिंग। डायमंड शेप की वाइंडिंग आती है। अब डायमंड कॉइल वाइंडिंग में कुछ नहीं होता, बस जो वाइंडिंग का शेप है हीरे की आकृति का रहता है, और ये भी हाई वोल्टेज की मशीनों में इस्तेमाल होती है। तो वही ये बना दिए हमने स्लॉट।
और स्लॉट बनाने के बाद में ये हो गई हमारी वाइंडिंग। स्लॉट बनाने के बाद में वाइंडिंग हो गई, तो ये डायमंड शेप की वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से इनवॉल्यूट टाइप वाइंडिंग, तो इनवॉल्यूट टाइप वाइंडिंग क्या होगा, देखो ये हो गया इनवॉल्यूट टाइप वाइंडिंग, यानी कि इस प्रकार की वाइंडिंग में पहले डायमंड क्या करते हैं कि कॉइल स्टेटर खांचों में स्थापित करते हैं, और एक बार जब डायमंड कॉइल की वाइंडिंग हो गई तो उसे खींचकर आयताकार की वाइंडिंग बना देते हैं। तो क्या आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया? अब सिंगल फेज की मोटर में वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग करते समय क्या दिशा निर्देश रखने चाहिए वो आप लोग स्वयं पढ़ोगे। पीडीएफ इस चैप्टर की ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, वहां से आप लोग पीडीएफ देखोगे। जिन भी दोस्त ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो वो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। फटाफट से करो, देखो ये काम लाइक और शेयर करने का काम करा करो। आज मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, आज देखो टोटल अभी तक 11 बचे हैं, 1 घंटे 6 मिनट मेरी क्लास हो चुकी है, लेकिन अभी तक मात्र हमारी क्लास के अंदर सिर्फ 11 स्टूडेंटों ने अटेंडेंस लगाई है और आए भी हैं। भाई ज्यादा बच्चे आए नहीं है, जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चों की तो अटेंडेंस लगेगी। अब आप देखो कि क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ और क्या आप पढ़ते हो। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अब कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। कल हम लोग दोस्तों सिंक्रोनस मोटर वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग टाइम पाएंगे सिंक्रोनस मोटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है? सिंक्रोनस मोटर के नाम से कल हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।